नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज पूरी दुनिया के लिए एक राहत की खबर आई है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऐलान किया है कि उन्होंने ईरान के खिलाफ जंग खत्म कर दी है। ईरान पीस एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए तैयार हो गया है। जिनेवा में जल्दी ही ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौता होगा। अभी जंग थमी नहीं है, सिर्फ ट्रंप का बयान आया है और बयान का असर यह हुआ कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम तुरंत गिर गए। अब क्रूड ऑयल की कीमत $86 प्रति बैरल हो गई है। ट्रंप के ऐलान का असर दुनिया भर के शेयर मार्केट्स पर भी दिखाई दिया। सेंसेक्स में आज करीब 1700 पॉइंट्स की बढ़त हुई। भारत के इन्वेस्टर्स ने 10 लाख करोड़ से ज्यादा कमा लिए। हालांकि कल रात तक ईरान और अमेरिका एक दूसरे पर मिसाइल्स फायर कर रहे थे। ट्रंप ईरान को पूरी तरह नेस्तनाबूद करने की धमकी दे रहे थे। उन्होंने अमेरिकी फोर्सेस को फाइनल असॉल्ट की परमिशन दे दी थी, लेकिन कुछ ही घंटों में ट्रंप का रुख बदल गया। उन्होंने शांति का ऐलान कर दिया। इससे पहले भी 38 बार ट्रंप कह चुके हैं कि जंग खत्म होने वाली है। ईरान समझौते के लिए राजी हो गया है। इसलिए ट्रंप के आज के बयान पर यकीन कैसे किया जा सकता है? इस बार ट्रंप ने जो दावा किया है वो पिछले दावों से अलग क्यों दिखाई दे रहा है? इस मसले पर ईरान का रुख क्या है और इस जंग का खत्म होना क्यों जरूरी है, ये सब आपको बताऊंगा आज की बात में। लेकिन सबसे पहले यह बता देता हूं कि आज ट्रंप ने क्या कहा, उनका प्लान क्या है। आज सुबह सुबह व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में प्रेसिडेंट ट्रंप ने मीडिया से बात की। साफ साफ लफ्जों में कहा, ईरान के खिलाफ जंग खत्म हो गई है। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के साथ समझौते पर सहमति बन गई है। पीस एग्रीमेंट पर इसी हफ्ते यूरोप में दस्तखत हो जाएंगे। गल्फ ऑफ ओमान में इंडियन सेलर्स को लेकर जो अटैक हुआ, उसके बारे में अब से थोड़ी देर पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने इंडियन शिप्स पर ड्रोन से अटैक किया था। भारत के जहाजों पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रेसिडेंट ट्रंप का यह बयान गल्फ ऑफ ओमान में इंडियन सेलर्स पर अटैक की 3 घटनाओं के बाद आया है। 8, 9 और 11 जून को 3 कमर्शियल शिप्स पर अमेरिकी सेना ने हमला किया था। 9 जून को हमले में भारत के 4 नागरिक मारे गए थे, जिसके बाद भारत ने अमेरिकी दूतावास के चार्ज d'affaires को बुलाकर सख्त चेतावनी दी थी। इसलिए आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका और यूरोप के देशों को खरी खोटी सुनाई। अमेरिका के डबल स्टैंडर्ड को वर्ल्ड फोरम पर एक्सपोज किया। फिनलैंड में फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसी के फोरम में विदेश मंत्री जयशंकर से पूछा गया, क्या उनको रूस से तेल लेने में हिचक नहीं होती, जबकि रूस यूक्रेन में बेगुनाह लोगों को मार रहा है। इसके जवाब में जयशंकर ने कहा कि किसी भी देश के लिए नैतिकता से ज्यादा जरूरी है उसके नेशनल इंटरेस्ट। विदेश मंत्री ने अमेरिका का एग्जाम्पल दिया और कहा, जब अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया, क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ी, तो अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने पर लगी पाबंदी हटा ली। इसी तरह जब तक यूरोपीय देशों को रूस से सस्ता तेल मिलता रहा, तब तक वो भी चोरी छुपे रूस से ऑयल इंपोर्ट करते रहे। हालात बदले तो अमेरिका और यूरोप दूसरे देशों को नैतिकता का ज्ञान देने लगे। ये नहीं चलेगा। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत भी अपनी जरूरत के मुताबिक तेल खरीदता है। अगर रूस भारत को सस्ते में तेल बेचता है तो इसमें किसी को क्या दिक्कत है? बड़ी बात यह कि अब भारत सुरक्षा के मामले में दूसरे देशों पर निर्भरता खत्म कर रहा है, नए नए हथियार बना रहा है, लेटेस्ट वेपन का डिप्लॉयमेंट कर रहा है। भारत ने पिछले कुछ सालों में न्यूक्लियर वॉरहेड्स की संख्या बढ़ाई है और उन्हें स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर तैनात भी कर दिया है। इससे पाकिस्तान में हड़कंप मचा है। शहबाज शरीफ की सरकार पूरी दुनिया से भारत को रोकने की गुहार लगा रही है। असल में भारत ने अपने न्यूक्लियर वॉरहेड की संख्या को बढ़ाकर 190 तक कर दिया है। 12 एटम बॉम्ब्स को डिप्लॉय कर दिया है। दुनिया को यह जानकारी स्वीडन के स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने दी। स्टॉकहोम के इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने दुनिया भर में न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर जो एनुअल रिपोर्ट पब्लिश की है,
उसमें दावा किया गया कि पिछले एक साल में भारत ने 10 नए एटम बम बनाए। पिछले साल भारत के पास 180 एटम बम थे। रिपोर्ट के मुताबिक ये इस साल बढ़कर 190 हो गए हैं। पाकिस्तान क्यों घबरा रहा है, इसकी वजह भी आपको बताता हूं। असल में एक तरफ भारत खुद लेटेस्ट वेपन बना रहा है, दूसरी तरफ अपने डिफेंस सिस्टम को जबरदस्त मजबूती दे रहा है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद में डीआरडीओ के प्रोजेक्ट कुश की शुरुआत की। ये 21,700 करोड़ रुपए का स्वदेशी प्रोजेक्ट है। इसके तहत लॉन्ग रेंज का सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का साइंटिफिक नाम एक्सटेंडेड रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। ये एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया के फाइटर जेट्स, ड्रोन्स, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल्स को 400 किलोमीटर की दूरी पर ही मार गिराएगा। कुछ प्रोजेक्ट भारत के मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम सुदर्शन चक्र का ही हिस्सा है। अब बंगाल की बात कर लेते हैं। आज तृणमूल कांग्रेस से अलग हुए 19 एमपीज ने दावा किया कि वो सोमवार को लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला से मिलेंगे, अपने गुट को मान्यता देने और लोकसभा में अलग सीटिंग अरेंजमेंट की मांग करेंगे। रविवार को मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी दिल्ली आएंगे। तृणमूल कांग्रेस के 19 सांसद शुभेंदु अधिकारी से मिलेंगे। इसके बाद सोमवार को स्पीकर से मिलकर औपचारिक तौर पर खुद को एनडीए का हिस्सा घोषित करेंगे। आज 19 एमपीज के साइन की हुई चिट्ठी भी सामने आ गई। स्पीकर को भेजी गई चिट्ठी में जिन एमपीज ने दस्तखत किए हैं उनमें सबसे चौंकाने वाला नाम अभिषेक बनर्जी की करीबी सायोनी घोष का है। 1.5 महीने पहले तक चुनाव प्रचार के दौरान सायोनी घोष तृणमूल कांग्रेस की स्टार कैंपेनर थी। लोग उन्हें पार्टी की फ्यूचर स्टार बता रहे थे, लेकिन अब सायोनी घोष ने भी ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी से किनारा कर लिया है। चौंकाने वाली बात यह भी है कि एनडीए का सपोर्ट करने वाले तृणमूल कांग्रेस से 19 एमपीज आए हैं। इनमें से 3 मुस्लिम सांसद भी हैं। काकोली घोष दस्तीदार बागी गुट की नेता हैं। इसके अलावा शताब्दी रॉय, बापी हल्दर, शर्मिला सरकार, प्रसून बनर्जी, जगदीश बासुनिया, असित मल, अरूप चक्रवर्ती, रचना बनर्जी, सायोनी घोष, खलीउर रहमान, अबू ताहिर खान, यूसुफ पठान, मिताली बाग, माला रॉय, कलीपदा सोरेन, दीपक अधिकारी, जून मालिया और पार्था भौमिक ने भी स्पीकर को भेजे गए लेटर पर साइन किए हैं। अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के बचाव में बड़े बड़े नेता आ जाएंगे, कोर्ट में उनके लिए बड़े बड़े वकील खड़े होंगे, लेकिन मुश्किल तो तृणमूल कांग्रेस के उन स्थानीय नेताओं की है जो करप्शन और कट मनी के केसेस में पकड़े जा रहे हैं और उन्हें जनता के गुस्से का भी सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर अंडों की बारिश हो रही है। आज भी कई जगह ऐसा हुआ। आज पश्चिम बर्धमान में तृणमूल कांग्रेस के नेता युधिष्ठिर घोष को पुलिस ने अरेस्ट किया। युधिष्ठिर घोष की पहचान पश्चिम बर्धमान के बालू और कोयला माफिया के तौर पर है। उसके खिलाफ अवैध खनन और स्मगलिंग के कई केसेस दर्ज हैं। अब सरकार बदली तो पुलिस एक्टिव हो गई। युधिष्ठिर घोष पकड़ लिए गए। पब्लिक को खबर लगी तो लोग जुट गए। जब पुलिस युधिष्ठिर घोष को दुर्गापुर की कोर्ट में पेशी के लिए लाई तो लोगों ने उस पर अंडों से अटैक किया। हालत ये हो गई कि अंडों की मार से बचने के लिए युधिष्ठिर घोष खुद ही दौड़कर पुलिस वैन में घुस गया और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। अब बात करते हैं नीट के री एग्जाम की। नीट के री एग्जाम को लेकर आज एनटीए ने कई बड़े ऐलान किए। 21 जून को होने वाले एग्जाम में स्टूडेंट्स को 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। इम्तिहान दोपहर 2 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे के बजाय 5:15 बजे खत्म होगा। यानी अब नीट री एग्जाम के लिए बच्चों को 195 मिनट्स मिलेंगे। पिछली बार स्टूडेंट्स ने शिकायत की थी कि अटेंडेंस शीट साइन करने के लिए और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करने के लिए टाइम लगता है, वो वेस्ट हो जाता है। इसीलिए एनटीए ने एग्जाम में 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम देने का फैसला किया। आज एनटीए ने बताया कि स्टूडेंट्स को पेपर में रफ वर्क के लिए भी ज्यादा स्पेस मिलेगा, 2 पेज एक्स्ट्रा मिलेंगे।
आज एक और अच्छी खबर आई, नीट का पेपर लीक और सीबीएसई के मार्किंग सिस्टम में गड़बड़ियों के बाद अब साइबर सिक्योरिटी की और ज्यादा पुख्ता करने के लिए कोशिश शुरू हो गई है। अब देश में साइबर वॉरियर्स की फौज तैयार की जाएगी। आईआईटी कानपुर ने साइबर सिक्योरिटी का एक स्पेशल कोर्स शुरू किया है। 4 साल के इस कोर्स के लिए स्टूडेंट्स की भर्ती हैकाथॉन के जरिए होगी। इस हैकाथॉन के जरिए स्टूडेंट्स को साइबर सिक्योरिटी के डोमेन्स को तोड़ने का चैलेंज दिया जाएगा। कामयाब विद्यार्थियों को आईआईटी कानपुर में एडमिशन मिलेगा। साइबर सिक्योरिटी के इस कोर्स के पहले 2 साल में स्टूडेंट्स को साइबर सिक्योरिटी की थ्योरी पढ़ाई जाएगी और प्रैक्टिकल लाइफ के चैलेंजेस समझाए जाएंगे। अगले 2 साल तक स्टूडेंट नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी में काम करेंगे, रियल लाइफ के साइबर चैलेंज को समझेंगे और उनसे निपटने के नए तरीके डेवलप करेंगे। अब बात अमरनाथ यात्रा की। 3 जुलाई से शुरू होने वाली बाबा बर्फानी की यात्रा की तैयारियां तेज हो गई हैं। आज दिल्ली में होम मिनिस्टर अमित शाह ने इसे लेकर एक हाई लेवल मीटिंग की। इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, एनएससी अजय डोभाल, सीआरपीएफ के महानिदेशक शामिल हुए। मीटिंग में सुरक्षा इंतजामात, लॉजिस्टिकल प्लानिंग और अलग अलग एजेंसीज के बीच तालमेल पर बात हुई। इस बार अमरनाथ यात्रा में सरकार श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए एडवांस सर्विलांस टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस बेस्ड मॉनिटरिंग और मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन का इस्तेमाल कर रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी यात्रा के लिए पोर्टेबल जैमर, डीप सर्च मेटल डिटेक्टर, विस्फोटक और लिक्विड विस्फोटक डिटेक्टर, नॉन लीनियर जंक्शन डिटेक्टर, मल्टी टाइप सीसीटीवी सिस्टम लगाए हैं। अनंतनाग पुलिस ने आज नुनवान बेस कैंप में यात्रा को लेकर मॉक ड्रिल भी की।